नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड से बड़ी खबर है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने त्योहारों के सीजन के दृष्टिगत गुरुवार को आईएसबीटी देहरादून पहुंचे, जहां इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने आईएसबीटी में सफाई व्यवस्था, पेयजल, शौचालयों, टिकट बुकिंग काउंटर और कैंटीन का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों का निरीक्षण कर यात्रियों से इस दौरान बातचीत भी की। सीएम धामी ने आईएसबीटी का औचक निरीक्षण किया है। आईएसबीटी पर मौजूद सुविधाओं का इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जायजा लिया। इसके साथ ही यात्रियों से उन्होंने बातचीत भी की। और आपको बता दें कि बड़ी खबर है उस वक्त फैसले से जो इस वक्त समूचे उत्तराखंड में चर्चा का विषय बना हुआ है। खबर यह है कि राज्यपाल ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के नए अध्यक्ष पद की नियुक्ति कर दी है। पूर्व आईपीएस अधिकारी गणेश मार्तोलिया को उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की कमान सौंप दी है। आयोग के अध्यक्ष पद से पहले आईएएस एस राजू की विदाई के बाद सदस्य प्रकाश थपलियाल बतौर कार्यवाहक जिम्मेदारी संभाल रहे थे। आपको बता दें कि इससे पहले आयोग पहले भी सवालों में रहा है और ऐसे में यह फैसला क्या वाकई में तमाम विवादों को शांत कर पाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। तो पूर्व आईपीएस अधिकारी को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। दरअसल अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की कमान ये सौंपी गई है गणेश मार्तोलिया को। महिला आरक्षण बिल को लेकर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ जहां राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ने की शुरुआत कर चुकी है, तो वहीं राज्य के भीतर इस बिल को लेकर भर्ती एजेंसियों भी असमंजस की स्थिति में नजर आ रही हैं। राज्य सरकार अगर अध्यादेश लाने की घोषणा करती है तो फिर विभिन्न विभागों की भर्तियों में महिला आरक्षण का चार्ट भर्ती एजेंसी जारी करेंगी और जिसके बाद भर्तियों की शुरुआत हो जाएगी। ऐसे में अब अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के फैसले पर आपको बता दें कि टिका हुआ है। तो महिला आरक्षण बिल पर अब राज्य सरकार अब सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ेगी, साफ तौर पर यह कह दिया गया है। वहीं रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्ती के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस अपने इनामी आरोपियों को पकड़ने के लिए नो एंट्री में जाने से भी नहीं कतरा रही है। ऐसा ही मामला उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर से सामने आया है, जहां उत्तर प्रदेश पुलिस बिना उत्तराखंड पुलिस को जानकारी दिए उनके राज्य में पहुंचकर बीजेपी के ब्लॉक प्रमुख के घर हाथों में हथियार लेकर घुस गई और जिसके विरोध करने का खामियाजा एक गुनाह महिला को अपनी जान देकर भुगतना पड़ा। उत्तराखंड में यूपी पुलिस पर एक दाग लगा है। पुलिस पर बेगुनाह की हत्या के आरोप लगाए गए हैं। दरअसल बीजेपी ब्लॉक प्रमुख के घर पर यूपी पुलिस हथियारों के साथ घुसी थी और इस दौरान यह हादसा हुआ। सबके हाथ में पिस्टल थे, तो जब हमने उनको मना किया कि नीचे जाओ, उन्होंने कहा कि हम किसी ड्राइवर के लिए आए, ठाकुर द्वारा का कोई ड्राइवर है तुम्हारे पास। हमने कहा अगर कोई ड्राइवर है तो तुम कुंडा पुलिस कहाँ है, हमारे उत्तराखंड का प्रशासन कहाँ है, कुंडा पुलिस को बुला के आए हो। कह रहे ना हम सीधे आए हैं। तो हमने कहा कि कौन है, किसे लेने आए हो। मैंने कहा कुंडा थाना बुला लो और तलाशी ले लो जहाँ भी लेनी है। तो ऊपर से उन्हें नीचे जाने के लिए कह रहे कि नीचे जाओ। 10-12 लोग थे, एक ने पिस्टल निकाला, लेडीज भी आ गई थी वहाँ पे, तो वाइफ के गोली लग गई। क्या शादी वर्दी में थे ये लोग? सारे सिविल वर्दी में थे, 10-12 लोग थे। उनका पिस्टल भी वहीं पकड़ा गया। 4-5 लोग भी वहीं मौके पे पकड़े गए जो दारू पी रखी थी। कुंडा थाने को दिया है। हमारे यहाँ के ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख है गुरतेज जो है भुल्लर जी, ये यहाँ के रहने वाले एक सम्मानित नागरिक है और सम्मानित जो है ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख है। इनके यहाँ जो है यूपी से मुरादाबाद से टीम आई थी और जो है जो यहाँ के ऊधम सिंह नगर पुलिस के बिल्कुल कोई भी बिना इतला दिए, बिना नॉलेज के जो है टीम ने यहाँ रेड करी और जो है जिसमें प्राथमिक दृष्टया ये हुआ है कि उसमें कोई वर्दी में नहीं था। तो अब इसकी वो की जा रही है सहनिशा की कौन लोग आए थे, कितने लोग थे। काशीपुर में बीती रात हुए बवाल के बाद ग्राम जुड़का में फैला तनाव कम हुआ नहीं था कि गुरुवार बाइक से एक और वारदात ने सनसनी मचा दी। यहां बाइक सवार 2 हमलावरों ने घर में घुसकर एक खनन व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी। जिस समय वारदात हुई उस समय खनन व्यवसायी अपने घर पर बैठे हुए अखबार पढ़ रहे थे। सूचना मिलते ही मौके पर भारी पुलिस बल पहुंच गई और वहीं क्षेत्र में लगातार दूसरे दिन गोलीकांड के मामले आने से इलाके में सनसनी मच गई। सुबह
8:30 बजे के लगभग जुड़का जो कुंडश्री चौकी क्षेत्र के अंतर्गत आता है थाना काशीपुर में, तो वहाँ पर एक व्यक्ति हैं जो अपने घर पे बैठे हुए थे, अखबार पढ़ रहे थे, तो कोई अज्ञात हमलावर आए और उन्होंने उनको निशाना बनाया और उन पे फायरिंग कर दी और जिससे उनकी डेथ हो गई है। तो अभी हम लोगों ने जो घटनास्थल का निरीक्षण किया है और टीमें भी बना दी हैं। सुबह 8:30 बजे के लगभग उधर पौड़ी जिला प्रशासन पौड़ी की ओर से रेहड़ी फड़ी वालों के अतिक्रमण को कलेक्ट्रेट के समीप धारा रोड से हटाने की कार्रवाई की गई है, जिस पर अब पुलिस और पालिका प्रशासन ने उन्हें आगामी त्योहारों तक व्यवसाय करने के लिए एक जगह निर्धारित कर दी गई है। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी प्रदीप बिष्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि धारा रोड में वाहनों के आवागमन में बाधक सभी रेहड़ी फड़ी वालों को प्रशासन ने हटा दिया था। अब इनको लेकर उनको धारा रोड से बोचड़ गली की ओर स्थान चिन्हित करते हुए जगह दे दी गई है, ताकि वे त्योहारी सीजन के दौरान व्यवसाय कर सकें। ये जो मेन धारा रोड पे जिनके कारण अक्सर जो है लोगों को भी परेशानी होती थी और यातायात में भी जो बाधित बनते थे और अनावश्यक जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है उसके सामने जिन लोगों का अतिक्रमण था उनको हमने जो है जो ये बुचड़ गली को जो रोड जाती है यहाँ पे सफाई करते हुए जगह बनाते हुए त्योहार। बीजेपी के वरिष्ठ विधायक बंशीधर भगत के बयान पर अब प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने बीजेपी पर कई तरीके के सवाल खड़े किए और कहा है कि विधायक का बयान अक्षम्य अपराध की श्रेणी में है, लेकिन सत्ताधारी दल के विधायक होने के नाते उन पर ना तो सरकार कोई कार्रवाई करेगी और ना ही उनके पार्टी का संगठन। तो बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि इस मामले पर बीजेपी विधायक ने अपना स्पष्टीकरण दे दिया है और यह सिर्फ शब्दों का हेरफेर है, जिससे विधायक की मंशा किसी को भावना को ठेस पहुंचाने की नहीं थी। ने किया है वो अक्षम्य है, अनफॉरगिवेबल है। ऐसे में बंशीधर भगत ने ये पहली बार नहीं किया है। इस तरह की बदजुबानी, इस तरह का बड़बोलापन वो पहले भी दिखाते आए हैं और क्योंकि कोई नकेल भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान की ओर से खींची नहीं गई, इसलिए अब उनके मंसूबे मुझे और परवान चढ़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। ये देवी देवता कोई भारतीय जनता पार्टी के पेटेंट नहीं है। हम भी आस्था रखते हैं, हम भी हिंदू सनातन धर्म के लोग हैं। ऐसे में भावनाएं आहत हुई हैं, चोटिल हुई हैं लोगों की भावनाएं। क्या लगता है कि इस विषय में तो माननीय बंशीधर भगत जी से पूछा जाए, वो इसका सही जवाब दे सकते हैं। लेकिन मेरी जितनी समझ में आया है कि भगत जी की मंशा कोई गलत नहीं थी और उनके शब्दों के चयन में थोड़ा सा त्रुटि हुई है और मुझे लगता है कि उसी को थोड़ा मर्यादित उसमें भाषा में बोलते तो अर्थ उसका वही है लगभग। लेकिन सही जवाब और सही मंतव्य माननीय बंशीधर भगत जी इसका दे सकते हैं। उधम सिंह नगर में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने कई सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने कहा कि अगर पुलिस को सभी चीजों की जानकारी पहले से ही थी तो आखिर क्यों नहीं उनके द्वारा कोई कार्रवाई की गई, क्यों इस तरीके से कानून व्यवस्था का माहौल उड़ा दिया गया। और इसके साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि जल्द ही प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए। हमारी जो है वो पूरी तरह से पटरी से उतर चुकी है। चाहे वो हमने अंकिता हत्याकांड में देखा, हमने उससे पहले सल्ट में देखा कि किस तरह से जगदीश नाम के एक अनुसूचित जाति के लड़के ने अंतरजातीय विवाह किया और पुलिस प्रशासन के पास जाकर सुरक्षा मांगी। यदि उसको सुरक्षा दे दी गई होती तो आप सोच सकते हैं उसकी 27 हड्डियां तोड़ी गई, उसका सर फोड़ दिया गया और वो हमारे बीच में आज नहीं है। उसको हम बचा सकते थे यदि उसको समय पर सुरक्षा दे दी गई होती। अब ये लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था। और करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का उत्तराखंड के विकास को लेकर सीएम धामी की बड़ी पहल। सूबे को लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बड़ी पहल। सूबे के विकास के लिए सीएम धामी ने नई शुरुआत की है। विपक्षी विधायकों सहित तमाम एमएलए से 10-10 प्रस्ताव मांगे गए हैं। प्रदेश के विकास के लिए अपनी विधानसभा के प्रस्ताव दें विधायक। तो ये नया कदम उठाया गया है
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से प्रदेश के विकास के लिए अपनी विधानसभा के प्रस्ताव सभी एमएलए दें। यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के काशीपुर से खबर है, जहां पर बुधवार रात हुआ बवाल बढ़ता ही जा रहा है। घटना के बाद से यूपी पुलिस और उत्तराखंड पुलिस आमने सामने नजर आ रही है। मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस कर्मियों के खिलाफ हत्या और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज हो गया है। वहीं मुकदमा दर्ज होने के बाद उत्तराखंड पुलिस उत्तर प्रदेश पुलिस कर्मियों की गिरफ्तारी को लेकर दबिश भी दे रही है। नगर में हमको ये सूचना आती है थाना पुलिस को कि यहाँ पे फायरिंग हो गया, कुछ ऐसा घटना हुआ। तब जो भी हमारा थाना में पुलिस पहुंचते वहाँ पे गया, वहाँ पे गांव वाले इकट्ठे करके रखे हुए कुछ लोग, जो उनको तुरंत हमारा उत्तराखंड पुलिस ने लेने की उद्यम से गए। उत्तराखंड के पड़ोसी राज्य हिमाचल में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी काफी सक्रिय दिख रही है। विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि उत्तराखंड से पार्टी के 28 वरिष्ठ नेता चुनावी प्रबंधन देख रहे हैं और पार्टी चुनाव के लिए तैयार हैं। विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और हमारा व्याप, हमारा विस्तार साउथ से लेकर के नॉर्थ तक, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक बहुत व्यापक स्तर पर आज पार्टी का विस्तार है। और ये हमारी संगठन की रचना है, संगठन की योजना है कि जहाँ भी जो है चुनाव होते हैं, प्रत्येक चुनाव में हम जो अनुभवी कुशल चुनाव लड़ाने में जो अभ्यस्त हैं और अनुभवी लोग हैं, ऐसे लोगों का उपयोग संगठन में। आदि गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के निधन के बाद उनके शिष्य स्वामी सदानंद सरस्वती और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के उत्तराधिकारी के तौर पर द्वारिका और ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य बनने से शुरू विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब 17 अक्टूबर को जोशीमठ में आयोजित अभिनंदन समारोह का विरोध भी शुरू हो गया है, जिसके लिए काली सेना द्वारा घोषणा की गई है कि स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के अभिनंदन समारोह में पहुंचे रहे गुरु शंकराचार्य विदुर शेखर भारतीय को उत्तराखंड में प्रवेश से रोका जाएगा। होगी जो अयोग्य व्यक्ति का जो प्रतिस्थापना हो रही है वो न हो, इसका पूरा प्रयास किया जाएगा। और 17 तारीख का जो अभिनंदन है, किस बात का अभिनंदन? कोई अभिनंदन नहीं। आप सोचिए, शंकराचार्य नियुक्त करने की जो परंपरा है उसका पालन किया गया। शंकराचार्य के सचिव घोषित कर रहे हैं कि शंकराचार्य का 2 नाम है, जबकि वसीयत फर्जी थी। अब वो वसीयत कहीं कोई दिखी नहीं। तो इस तरह से कोई एक व्यक्ति, अब शंकराचार्य घोषित कौन करता है, उसकी परंपरा क्या है, उसका परीक्षण क्या है, व्यक्ति कौन है, इस सब पे चर्चा होगी उस मीटिंग में। और शेखर जी जिस तरीके से शंकराचार्य पद पे आसीन कराना चाहते हैं, इस तरीके से नहीं होगा। प्राचीन हमारी परंपराएं हैं, उन्हीं के अनुसार, उसी के हिसाब से सारे कार्यक्रम तय होंगे। सर्वोच्च पद हमारा ये शंकराचार्य पद सर्वोच्च पद है। इसको ऐसा नहीं है किसी की बपौती है कोई भी हत्या लेगा। और गैर ब्राह्मण का मतलब क्या होता है, उनको पूरा हमें शक है और काली सेना इसका पुरजोर विरोध करती है। यदि इस तरीके का कोई भी कार्य हमारे पर थोपा गया, विशेषकर इस तरीके का पद, तो उसका हम पूरा पुरजोर विरोध करेंगे और आने वाले समय इसका अपनी भाषा में इसको जवाब भी देंगे। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी अल्मोड़ा जिले के दौरे पर हैं और इस दौरान सुरेश जोशी ने कहा है कि राज्य की सरकार तेजी से जन कल्याणकारी योजना कर रही है। इसके साथ ही कहा कि राज्य में किसी भी भ्रष्टाचारी को छोड़ा नहीं जाएगा। राज्य की सरकार किसी भ्रष्टाचारी को बचाना नहीं चाहती है। उधर उत्तराखंड में धामी सरकार महिला आरक्षण बिल को पुनः स्थापित करने के लिए एक अध्यादेश लाने की तैयारी कर रही है, जिससे सरकार को कोर्ट में चल रही लड़ाई के लिए मजबूत आधार मिल सके। वहीं महिला आरक्षण बिल को लेकर राज्य के सभी दल एकजुटता के साथ इस बिल को लागू करने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता गुरमीत सोनी ने कहा है कि राज्य सरकार को अब इस मामले में देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह महिलाओं की उन्नति से जुड़ा हुआ विषय है।
तो ये राज्य हमको महिला शक्ति के बलबूते मिला है और वहीं कहीं ना कहीं जिस तरह के ग्रामीण अंचलों में हमारी मातृशक्ति को दुविधाएं और परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, दुश्वारियां झेलनी पड़ती हैं, बहुत ज़रूरी है ये 30% जो क्षैतिज आरक्षण हमें मिला था, ये हमारे हाथ से छिनता हुआ देखकर कहीं ना कहीं खून के आंसू महिलाओं के हैं। ऐसे में अध्यादेश लाने की बात उन्होंने कही है, ये एक स्वागत योग्य कदम है, लेकिन सवाल ये उठता है कि हमारी पैरवी हाईकोर्ट में मजबूती से रखी क्यों नहीं गई। मातृशक्ति का जब भी नंबर आता है, ऐसे में होमवर्क और तैयारी सरकार की अधूरी क्यों रहती? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और आरक्षण का जो विषय है वो राज्य सरकार का है। पार्टी की या सरकार की भी मंशा है कि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो नागरिक हैं, यहाँ के जो बेरोजगार हैं, उनके हित में निर्णय लिया जाए और इसी को दृष्टिगत रखते हुए कैबिनेट ने भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी को उसके लिए अधिकृत किया है। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत हरिद्वार दौरे पर पहुंचे। इस दौरान धन सिंह रावत ने बहादुराबाद स्थित उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के अतिथि गृह का हवन कर शिलान्यास किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय सबसे अच्छा संस्कृत विश्वविद्यालय है। वहीं उन्होंने कहा कि देश के टॉप 10 विश्वविद्यालय के साथ उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय का MOU किया जाएगा। विश्वविद्यालय है, उसमें अभी हम लोगों ने पहले हॉस्टल बनाया यहाँ बच्चों के लिए और अब गेस्ट हाउस बना रहे हैं। जो भी हमारे पूरे देश के यहाँ पे सेमिनार होंगे, कुलपति लोग आएंगे, बाहर के लोग आएंगे, संस्कृत शिक्षाविद आएंगे, उनके लिए यहाँ पे लगभग 5 करोड़ की लागत से जो है एक गेस्ट हाउस बनाया जा रहा है। उसकी आज आधारशिला रखी गई है। तो हमारे संस्कृत के जितने भी महाविद्यालय हैं, अभी तक ये संस्कृत शिक्षा से एफिलिएशन है। अब सरकार इस पे विचार कर रही है कि महाविद्यालय और जो विश्वविद्यालय है, इसको हम एक अलग से संवर्ग बनाने का सरकार विचार करे। बाजपुर के राम भवन धर्मशाला से भगवान वाल्मीकि की शोभा यात्रा हर्षोल्लास के साथ निकाली गई। इस दौरान शोभा यात्रा का शुभारंभ नैनीताल के पूर्व विधायक संजीव आर्य ने फीता काटकर किया। बता दें कि बाजपुर में वाल्मीकि समाज के लोगों वाल्मीकि प्रकट उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। भगवान वाल्मीकि यात्रा का आयोजन किया गया। इस दौरान पूर्व विधायक संजीव आर्य ने कहा कि हम सबको भगवान वाल्मीकि के सिखाए मार्ग पर चलना चाहिए। आज संपूर्ण प्रदेशवासियों को भी हृदय से अपनी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि हम सब उनके दिखाए मार्ग पर अपने जीवन को प्रशस्त करते हुए आगे बढ़ें। और संपूर्ण समाज को भी मैं बधाई देना चाहता हूं कि निश्चित तौर पर इस देश में हम स्वच्छता की बात करते हैं तो सबसे बड़ा उसमें अगर अहम योगदान भी रहता है तो हमारे समाज के लोगों का रहता है, लेकिन आज हमारा समाज उससे भी आगे बढ़ रहा है। देवभूमि समाचार में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।